डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेरे स्टूडेंट, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मे बी अदर यूनिवर्सिटीज में भी जो एडमिशन लिए हैं आफ्टर CUET UG 2023 और बहुत परेशान हो रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड कि आपकी हालत क्या हो रही होगी, और ये वीडियो मैं बनाने पे इसलिए मजबूर हुआ। आज संडे के दिन मुझे और बहुत सारे काम थे, क्योंकि कल मुझे एक ऐसा मैसेज मिला कि मुझे लगा कि मुझे हेल्प करना चाहिए। मुझे ध्यान आया कि अगस्त में ऑलरेडी इन लोगों की क्लासेस शुरू हो गए होंगे और क्या दिक्कत हुई होगी। एक स्टूडेंट ने मेरे चैनल पे लिखा कि मैंने सर का वीडियो देखा स्टेट क्राफ्ट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आशा है कि आगे मुझे समझ में आएगा, लेकिन मैं होम सिक फील कर रहा हूँ, डिफिकल्ट। तो मुझे ये फील हुआ कि आप लोगों की जो बस एक जो मैसेज है वो बताता है क्या मनोदशा है। सो लेट अस डिस्कस इन दिस वीडियो कि ये भला क्या है FY UGP और 4 ईयर डिग्री कोर्स जिसमें आपने लिया है एडमिशन, उसमें क्या आपको आगे इन स्टोर है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिलेबस ली है, फर्स्ट सेमेस्टर की ली है। इंटायरली ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे उन स्टूडेंट के लिए है जो इनिशिएट कर रहे हैं अपने 4 ईयर की जर्नी। उनके लिए हम डिस्कस करेंगे क्या है कोर्स स्ट्रक्चर, क्या है सिलेबस, क्या है बुक्स एंड रिसोर्सेज, और कैसे उनको जो है पढ़ना चाहिए जिससे कि वो लाइफ में अच्छा कर पाए थ्रू दिस सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटिकल साइंस। लेट अस बिगिन। ये जो है मैंने पिछली बार भी ये वीडियो निकाला था, स्लाइड सेम है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। आप इसका फुल वीडियो जो है आप FY UGP इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं चैनल पे। ये FY UGP है क्या? ये NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020 के थ्रू अलाइन हुई है। सो F स्टैंड फॉर 4 ईयर, FY 4 ईयर, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। याद रखिए कि ये पहली बार नहीं है कि 4 साल का लाया गया है। उसके पहले भी एक बार 2013 में 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कई अन्य यूनिवर्सिटी में इंडिया में लाया गया था। वो एक तरीके से फेल हो गया था, बहुत आंदोलन हुए थे, उसको वापस लेना पड़ता है। लेट्स होप कि इस बार ये जो है चलेगा। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ऑलरेडी इंडिया में मेडिकल में जो 4 साल से ज़्यादा है, इंजीनियरिंग में जो 4 साल है, लॉ में भी 4 या 5 साल है। तो ऑलरेडी कई जो विधा है, कई जो डोमेन है स्पेशलाइज, उसमें 4 ईयर डिग्री कोर्स ऑलरेडी चल रही है। लेकिन इंडिया ने ब्रिटिश काल से जो है 10-2-3 का जो है डिग्री कोर्स अपनाया था। इंग्लैंड में अभी भी 3 साल की डिग्री कोर्स है। इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब आप अमेरिका में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे 3 ईयर डिग्री कोर्स को नहीं मानी जाती है और 4 ईयर्स मांगते हैं, कई अन्य कंट्री में भी, कनाडा में भी। तो इसके चलते अच्छा है कि ये 4 ईयर है, और इसके कई और बेनिफिट भी है, आगे हम लोग देखेंगे। ये जो शुरुआत हुई है ये 2022-23 के सेशन, मतलब पिछली बार जो सेशन शुरू हुए पूरे इंडिया भर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, ये FY UGP शुरू की गई। इसमें जैसा कि ऑब्वियस है कि 4 साल है, 2 सेमेस्टर होते हैं तो 8 सेमेस्टर होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग बात रखी गई थी कि इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री होगी। मतलब ये ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स में होती है कि आप 2 सेमेस्टर के बाद जो है वो सर्टिफिकेट डिग्री लेके आप बाहर जा सकते हो, 4 सेमेस्टर के बाद डिप्लोमा लेके बाहर जा सकते हो, 6 सेमेस्टर के बाद आप बैचलर लेके बाहर जा सकते हो, और 8 सेमेस्टर के बाद ऑनर्स विथ रिसर्च लेके कंप्लीट करोगे। इसके अलावा एंट्री आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे कर सकते हो, 3rd सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, इस तरह से कर सकते हो एंट्री, यदि आपने उसकी आहर्ता या एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली हो। आगे हम लोग बताएंगे। तो लैटरल एंट्री भी जो है 4 जगह पॉसिबल थी, 3 जगह, 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर में। देन ये भी एक कॉन्सेप्ट इसमें था कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट जैसे इंजीनियरिंग में होती है वैसे लेंगे। इंजीनियरिंग में क्या होती है, आप यदि मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो माइनर कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। मतलब कि आपको कुछ क्रेडिट अच्छे खासे जो है कंप्यूटर साइंस में भी करने पड़ते हैं, तो आपको लगभग 2 डिग्री मिलती है, एक मेजर और एक माइनर। तो जैसे आप पॉल साइंस में यदि मेजर कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स में माइनर कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं समझ में आया कि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी जो मैं दिख रहा है तो बहुत ही जनरल दिख रहा है, जैसे पहले होती थी उसी टाइप से, केवल आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाए जा रहे हैं। माइनर कब आपको देंगे ये आगे देखा जाएगा। देन एक बहुत अच्छी इसमें स्कीम है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की है। मतलब ये क्या है कि आपकी जो क्रेडिट है इसमें, जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में होती है, आपको क्रेडिट मिलेगी। पूरी कोर्स जो है, पूरा टोटल कोर्स करीब 170 क्रेडिट का है। तो उसमें मान लीजिए कि आपने जो है 50 क्रेडिट कर लिया और फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका क्रेडिट जो है वो सुरक्षित रहेगा ABC स्कीम के तहत। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आप अपना सबमिट कर दीजिए एकेडमिक बैंक में, आपकी क्रेडिट, जैसे बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है वैसे सुरक्षित रहेगा। और फिर जब आप लौट के आओगे तो आप
आगे पढ़ाई कर पाओगे। जैसे किसी ने मान लीजिए कि 2 साल की पॉल साइंस की पढ़ाई की, फिर वो कोई जॉब में लग गया, तो फिर वो लौट करके आएगा तो उसको 2 साल फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी, प्रोवाइडेड कि 7 ईयर के अंदर यदि आप लौट जाते हो। मतलब 7 साल की वैलिडिटी आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की है। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब प्रिंसिपल में है, इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ी इशू है, आगे पता लगेगा कितनी इंप्लीमेंट होती है। इसके अलावा इसमें एक अच्छी बात यह क्या है कि आप यदि 4 साल का FY UGP करते हो तो मास्टर केवल 1 साल की करनी है। तो यदि आप मास्टर्स में एंट्री लेते हो, यदि आप बैचलर ही रहना चाहते हो तो अच्छा है कि 3 साल में निकल जाओ, लेकिन यदि आप मास्टर्स करना चाहते हो तभी आप 8 सेमेस्टर करो। तो यदि आप 8 सेमेस्टर करते हो तो आपको कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि मास्टर्स कोर्स केवल 1 साल का है, जबकि अभी का मास्टर्स कोर्स 2 साल का है, क्योंकि आपने रिसर्च पहले ही पढ़ लिया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो एक तरीके से आपका ईयर खराब नहीं होता। आप जो सोच रहे हो कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। और यदि आपने 3 साल वाला कोर्स किया है तो आप 2 साल वाला मास्टर ज्वाइन करोगे, तो दोनों को बराबर ही साल लगेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी इसमें बेनिफिट यह है कि 4 साल की यदि आप डिग्री लेते हो विथ रिसर्च, तो आप सीधा PhD कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। आपको मास्टर्स करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका भी अगेन इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, लेट अस सी। ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, बहुत जल्दी से हम लोग देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो सर्टिफिकेट है वो आपको 2 सेमेस्टर में मिल जाती है। इसमें एंट्री तो आपको CUET UG से होती है, 12th क्लास पास होना चाहिए। जो टोटल क्रेडिट आवर आपको इसमें आहर्ता जो आपको करना पड़ता है 40 से 44 क्रेडिट में ये हो जाती है, जिसमें से कि कुछ क्रेडिट जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर जो है। अब इसमें क्रेडिट थोड़ी सी अलग अलग है। 4 क्रेडिट जब मैं बोलता हूं ना, तो ये आपको आप ऐसे समझिए कि इसमें आपको 6 कोर पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तो 24 क्रेडिट आपको हो गए। तो 24 तो आपको ऐसे हो गए, और 6 क्रेडिट जो है वो इलेक्टिव एंड अदर मिला करके होते हैं। इनफैक्ट 6 भी नहीं है, मैंने जो देखा है वो 20 क्रेडिट होते हैं टोटल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी जो सिलेबस देखने के बाद 20 आपको जो है, और वो जॉब स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल इलेक्टिव हैं, आपको कंपलसरी इलेक्टिव हैं, कुछ स्किल इन्हांसमेंट के कोर्स हैं, कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, वो 20 होते हैं। तो 20 और 24 मिला के 44 क्रेडिट में आपका ये सर्टिफिकेट मिल जाती है। आप यदि कंटिन्यू करते हैं तो आप आगे डिप्लोमा पाते हैं 2 और सेमेस्टर में, या आप छोड़ दें तो आप यहाँ से एग्जिट ले लें सर्टिफिकेट लेके। आप आगे बढ़ते हैं 3rd 4th सेमेस्टर में, तो फिर आपको 4 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट, तो फिर आपको जो है इसमें 24 क्रेडिट आपको मिलती है। यदि आप 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, 3 एक सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट पॉल साइंस की, और ये भी जो है 20 की आपकी जो टोटल 44। तो और आप 44 लेकर के टोटल 88 या 80 क्रेडिट लेके आप डिप्लोमा प्राप्त करते हो। फिर आप यदि आगे बढ़ते हो, यहाँ भी आप एग्जिट ले सकते हो, नहीं तो आप आगे बढ़ोगे तो बैचलर डिग्री मिलेगी जैसे अभी मिल रही है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स UG डिप्लोमा होगी, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। और अगेन आपको जो है इसमें जो है 44 के आसपास जो है क्रेडिट इसी तरीके से आपको मिलेगी, और टोटल क्रेडिट 120 से 132 घंटे होगा। यदि ये आप करके निकल जाते हो तो 2 साल का मास्टर करना पड़ेगा, और PhD में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। यदि आप 2 सेमेस्टर और आगे पढ़ते हो तो आपको और कुछ क्रेडिट लेने पड़ते हैं, 160 से 176 टोटल क्रेडिट हो जाती है। याद रखिए कि ये सब जुड़ता जा रहा है। और ये एडवांस आप जो है डिसिप्लिनरी स्टडी करते हो, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज लेते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हो, और रिसर्च प्रोजेक्ट भी इसमें लेते हो, एक तरह का थेसिस करते हो जो मास्टर्स में होती है। तो यदि ये आप लेते हो तो 2 बेनिफिट आपको मिलते हैं, 1 साल का मास्टर आप करते हो और डायरेक्ट एंट्री आपको PhD मिलती है। ये 2 बेनिफिट आपको इससे मिलती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की जो मैंने पहले भी बताया है कि आप कुछ पार्ट इसका जो है ऑनलाइन लर्निंग से, जो MOCC प्लेटफॉर्म इसको स्वयं बोलते हैं, मैसिव ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, उस पर भी जाके कर सकते हो। आपको कॉलेज भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और फिर आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हो, यहाँ एंट्री ले सकते हो। तो मतलब आप घर पे बैठ के पढ़ाई करके भी रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हाइब्रिड मोड में भी आप इसको कर सकते हो। ये सब प्रिंसिपल में है। एप्लीकेबल कितनी है ये आप लोगों को पता लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपको जो बताया गया होगा समझ में आ गया होगा कि कितना इसमें से जो है रियल है और कितना जो है वो इन प्रिंसिपल है। ये भी मैंने डिस्कस किया था। इसमें कुछ बातें अच्छी है कि मल्टीपल एग्जिट एंट्री है, मेजर माइनर डोमेन है, लेकिन ये तो पता नहीं अभी तक इंप्लीमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। इंटरडिसिप्लिन तो ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि आप ज़्यादा जो है अदर सब्जेक्ट पढ़ते हुए, दो जो अभी सिलेबस में दिखाऊंगा उसको देख के आपको पता लगेगा। ज़्यादा वोकेशनल है, इंटर्नशिप है। अब ये भी पता नहीं कितना इंप्लीमेंट होगा इंटर्नशिप, या आपको बाद में पता लगेगा।
1 ईयर की मास्टर बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में बहुत अच्छी बात है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम बहुत अच्छी बात है, 7 ईयर्स तक आपका क्रेडिट जो है वो सुरक्षित रहता है। और डायरेक्ट लर्निंग जो सेल्फ लर्निंग करके आप जाते हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगेन एक इशू है। और एमओसीसी मतलब स्वयं जो आप पढ़ाई करते हो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, उससे जुड़ा हुआ भी अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट को कुछ पता चलता नहीं है। अभी यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 15 दिन से आप कॉलेज में जा रहे होगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको तो चलिए थोड़ी समझ में इसलिए आ जाएगी क्योंकि आपके सीनियर्स हैं, आपको बता देंगे बहुत कुछ, लेकिन समझिए उनकी क्या प्लाइट हुई थी जो आपके सीनियर्स दो फर्स्ट टाइम FIUGP में आ रहे थे, उनकी हालत मैंने देखी थी, मैंने कई लोगों से बात भी किया था। अटरली कंफ्यूजिंग, 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्री एग्जिट एंड ऑल। वर्कलोड काफ़ी आपका बढ़ गया है, पहले सिलेबस छोटा था, अभी आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। पहले जैसे फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में केवल आपको 2 कोर पॉलिटिकल साइंस के पेपर पढ़ने पड़ते थे, अब 3 पढ़ने पड़ रहे हैं, तो समझिए कि एक तरह से 1.5 गुना लोड हो गई है। और इलेक्टिव भी ज़्यादा हो गए हैं, टीचर्स पे भी वर्कलोड बढ़ गया है। अब ये अच्छा है या बुरा आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत गलत है। जैसा मैंने आपको बताया 2013 में FYUP आया था, वो ख़त्म हो गया, फिर 3 साल का हो गया, फिर 2015 में CBCS आया, फिर 2019 में LOCF आया, लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क, और अब जो है FYUGP। यदि आप 8 साल में 4 बार चेंज करोगे तो क्या होगी, सिस्टम की क्या हालत होगी, मतलब टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, पूरे इकोसिस्टम की। ये बिल्कुल इस तरह का फ्रीक्वेंट चेंज एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन में तो अच्छा नहीं माना जा सकता। इनफॉर्मल जो लर्निंग क्राइटेरिया है MOCC, उसका कैसे करेंगे, क्या कैसे एंट्री लेंगे, बहुत क्लियर तो है नहीं। पॉलिसी प्रोसेस जो है, मतलब जो जिस तरीके से पॉलिसी बनी है उसमें डेलिब्रेशन नहीं दिखता है। स्टूडेंट टीचर ग्रुप सभी नाराज हैं, दुखी हैं, टीचर्स के कई जैसे प्रोटेस्ट हुए हैं, उन लोगों को भी लगता है कि डेलिब्रेट उनके साथ नहीं की गई है, तो इसके चलते अच्छे इनपुट शायद नहीं आए होंगे। लॉट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, वो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि प्रिंसिपल में बहुत कुछ अच्छी है, मेजर माइनर अभी तक पता नहीं क्या होगा। MOCC प्लेटफॉर्म से कोई जाएगा तो वो कैसे करेगा, सब कुछ ठीक से पता नहीं है। इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, सिलेबस भी इतनी लेट से डिक्लेयर होती है। आपके जो सीनियर हैं उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उनको केवल फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया, कहा गया कि सेकंड सेमेस्टर का आगे आपको पता लगेगा। फिर जब वो सेकंड सेमेस्टर में गए तो उसके कुछ दिन पहले सेकंड सेमेस्टर का पता लगा। आप तो एटलीस्ट लकी हो कि आपके सामने 2-3 सेमेस्टर का जो है वो सिलेबस सामने है भी। देन ये सब जो है, और आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा, कई इसकी जो है बुराई, मेन जो इसकी जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है कि ये कंफ्यूजिंग है, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत डेलिब्रेशन, बहुत इनपुट लेकर के, और खास करके स्टूडेंट और टीचर्स की इनपुट इसमें पूरी तरह नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, इसके चलते और भी इसमें प्रॉब्लम है। अब आइए, यदि हम फर्स्ट सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर मुझे लिखना चाहिए था, फर्स्ट सेम के कोर्स स्ट्रक्चर सिलेबस को देखिए कैसा दिखता है। ये है स्ट्रक्चर आपका सेमेस्टर 1 में। इसमें देखिए आपको कितने कोर्स पढ़ने हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, ये आपको 3 पढ़ना है। इसमें सब में 4-4 क्रेडिट है, 4-4-4, तो टोटल 12 क्रेडिट हो गए। ये इसमें से एक चुनना है जनरल इलेक्टिव, उसमें 4 क्रेडिट मिलेंगे, 4 क्रेडिट। इसमें आप देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जेन और फिक्सन है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, दिल्ली थ्रू द एजेज, ये हिस्ट्री है, द मेकिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, देन थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड सिमेट्रीज है, ये तो मैथमेटिक्स जो इन्होंने क्लास 10 तक पढ़ा है उनके लिए। देन आपको एक जो है AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ये कंपलसरी है, ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई उपाय नहीं, इसके लिए भी आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। देन आपके स्किल को बढ़ाने के लिए एक इसमें से चूज कर सकते हैं, फाइनेंस पढ़ सकते हैं आप, कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ सकते हैं, रंगमंच मतलब कि नाटक, इसके लिए भी 2 क्रेडिट मिलेगी। और एक वैल्यू एडिशन कोर्स है, या वोकेशनल टाइप का भी कह सकते हैं, जिसमें कि रीडिंग इंग्लिश, नहीं वैल्यू एडिशन, वोकेशनल कहना तो गलत हो जाएगा, रीडिंग इंग्लिश फिक्शन, भारतीय भक्ति परंपरा, मानव मूल्य, मतलब वैल्यू, इथिक्स, मोरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आपसे मिलता जुलता है। योगा पढ़ सकते हैं, इसका भी 2 मिलेगा। तो टोटल कितने क्रेडिट, 12, 4, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, तो 22 क्रेडिट आपको इस तरीके से एक साल में एक सेमेस्टर में मिल जाता है। दूसरे सेमेस्टर में भी 22 मिलेगा, तो 44 होने पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है।
लगभग आप समझिए कि हर सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट मिलती है, तो 4 सेमेस्टर के बाद आपको कितनी मिल गई, करीब 88 जो है वो क्रेडिट मिल जाती है। 6 सेमेस्टर के बाद आपको करीब जो है 120 के आसपास क्रेडिट मिलती है, जिससे कि आप बैचलर बन जाते हो। और यदि 8 सेमेस्टर पढ़ते हो तो 160 से 176 क्रेडिट में आप जो है रिसर्च के साथ बैचलर होते हो। यही ओवरऑल है। फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ठीक से समझ आ गया होगा। कितने आपको पेपर पढ़ने हैं? 3 पेपर यहाँ, 4, 5, 6, 7, बहुत ज्यादा है। 7 पेपर आपको पढ़ने हैं, जबकि पहले के स्टूडेंट को केवल 5 पेपर पढ़ने होते थे। आपका वर्कलोड लगभग 1.5 गुना बढ़ चुका है। सॉरी फॉर दिस। आपको इसमें जो है पूरी हेल्प, जो कोर है, इसमें पॉल साइंस हेल्प से मिलेगी। हर तरह की हेल्प मैं बताऊंगा क्या, यहां पे आपको तो अपने से ही करना होगा, इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूं। अब आइए, यदि हम कोर पेपर ले 3, जिसको डीएससी कहते हैं, ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, तो ये डीएससी में जो पहला जो पेपर है वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपको जो पढ़नी है वो है क्या है पॉलिटिक्स, कैसे हम पॉलिटिकल को थ्योराइज करते हैं, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पहले तो पॉलिटिक्स क्या है और फिर पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो मैं डे इन डे आउट डे नाइट बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे केवल आपको बोलूँगा कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो फैमिली से लेके, दोस्ती से लेके, परिवार से लेके, और कॉलेज से, और कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन, और हर जगह, देश में विदेश में, पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स को एक लाइन में कहें तो ये एक खेल है पावर और इंटरेस्ट का। जिसकी पास पावर है वो अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल करा लेता है, और ये गेम जो है, दिस इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट। सभी जो है एक ह्यूमन इंटरेक्शन में हर कोई अपने इंटरेस्ट को जो है प्रिवेल करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, लेकिन वो वही करा पाता है जिसके पास रिलेटिव पावर ज्यादा है। यदि 2 आदमी मिल करके कुछ कर रहे हैं, उसमें किसका इंटरेस्ट फुलफिल होगा? उन दोनों में जो ज्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स ये एक व्यू है पॉलिटिक्स का, जिसको रियलिस्ट व्यू कहते हैं। अदर व्यू भी है कि पॉलिटिक्स जो है मिल करके कुछ क्रिएट कर देने का है, को क्रिएशन है। जब ग्रुप में हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, स्पीच कम्युनिकेशन के थ्रू एक क्रिएट कर देते हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स द गेम ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट, वो एक बहुत जनरल आपको समझने के लिए है। देन यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी बनाने के जो है नॉर्मेटिव अप्रोच है, जो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री को हम लोग लैब की तरह यूज करते हैं, इंपेरिकल है, डेटा, साइंस, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो साइंटिफिक थ्योरी बनाते हैं, इंपेरिकल। देन थर्ड है ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट स्ट्रैंड है, धाराएं हैं। लिबरल ट्रेडिशन है पॉलिटिकल थ्योरी की, जिससे पूरा दुनिया अभी जो है वो आच्छादित है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने शुरू किया। मार्क्सिस्ट जो एक समय में जर्मन कार्ल मार्क्स ने दिया, कम्युनिस्ट कंट्री बनी, आधी वर्ल्ड जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे पॉलिटिक्स करती थी। एनार्किस्ट, जो गांधी जी खुद अपने एक एनार्किस्ट मानते थे, वो एक अलग धारा है, कभी जो है मेन स्ट्रीम नहीं बन पाई। और कंजर्वेटिव तो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी से लेकर के अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी, और जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, सभी जो है कंजर्वेटिव पार्टी हैं। तो कंजर्वेटिव धारा भी बहुत स्ट्रांग रही है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अब उभर के पॉलिटिकल थ्योरी में आ रही है, जिसमें आप फेमिनिस्ट को ले सकते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट को ले सकते हैं, वैसे सबअल्टर्निज्म को भी ले सकते हैं, क्यूअर थ्योरी, ये सब नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसको भी ले सकते हैं। पूरा पूरा जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है जो क्रिटिकल थिंकर्स के लिए जाना जाता है। लास्ट थ्योरी जो है, लास्ट जो चैप्टर इसमें है, वो है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। मतलब ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्यों हम जो है सरकार की बात को मानते हैं, क्यों हम कानून को मानते हैं। आप जनरल तो आप कहेंगे कि नहीं मानेंगे तो हमको दंड मिलेगा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। और पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि हम क्या हैं, एक देश में रहने वाले लोग क्या किसी एक कौम के पार्ट हैं, जिसको आप पॉलिटिकल कम्युनिटी कह सकते हैं, और सबको जो है समान अधिकार मिलता है उस कौम के पार्ट होने पे, उसी को सिटीजनशिप कहते हैं। सॉरी, ये सारी बातें जो है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी में आप पढ़ेंगे। तो ये जो है फर्स्ट जो डीएससी है, जिसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी या अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। जो इसमें सेकेंड थीम है, जो सेकेंड कह लीजिए पेपर है, वो है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसको आप शॉर्ट में आईपीटी कहते हैं हम लोग, और डब्ल्यूपीटी से इसको आप अलग कर सकते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। आईपीटी में क्या है, स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। इसी वीडियो को देख के उस स्टूडेंट ने कहा था कि मैं होम सिक हो रहा हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं। स्टेट क्राफ्ट मतलब राज काज चलाने की कला, वो जो है इसमें
आपको पहले पढ़नी, और वो भी जो है एंशियंट इंडिया में, जैसे कौटिल्य ने क्या कहा, मनु स्मृति में क्या है, ये थोड़ा आपको आईपीटी जो है वो समय में ले जाता है, उस समय में जब इंडिया में जो है एक ज्ञान का एक अलग खजाना था जिसको बाद में बहुत नेग्लेक्ट किया गया है, मनुस्मृति को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, महाभारत को, इन सबको ठीक से कभी किसी ने पढ़ा नहीं है, तो अच्छी बात है कि ये उसमें उसमें ले जाते हैं। देन उसी श्रेणी में ये थोड़ा और एंशियंट समय में जो हमारे हिंदू धर्म की क्या अवधारणा है और बुद्धिस्ट धम्मा की क्या, वो जो है पाली या प्रकृत में जाके धम्मा हो जाता है, लेकिन इसेंस में थोड़ा अलग भी हो जाता है। और दंड जो है उसकी क्या परिकल्पना है, दंड मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं डिसिप्लिन, ऑर्डर, इकबाल, सरकार का जो होता है, उसी से राजकाज चलता है, वो क्या है, कैसे दंड और धर्म एक दूसरे से मिले हुए हैं, कैसे धर्मा, हिंदू धर्मा और बुद्धिस्ट धम्मा एक दूसरे से अलग है, ये सब इसमें डिस्कशन है। देन फिर हमें पढ़नी है न्याय और नीति का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे इसको अच्छा प्रोफेसर अमृत्य सेन ने अपने भाषण में समझाया कि नीति जो है वो है कि हम एक अच्छी कानून बना दें, जस्ट कानून, जस्ट इंस्टीट्यूशंस बना दें, उससे जस्टिस हो जाएगी, मतलब प्रोसीजरल जस्टिस। नीति मतलब ये है कि ऐसी नीति हो कि न्याय मिले सबको, लेकिन जो न्याय है वो एक्चुअल में जब न्याय होता है और होता हुआ दिखता है, रियलाइज जस्टिस इज न्याय। तो इस दोनों पे जो है चर्चा है, नीति वर्सेस न्याय। देन सभा समिति जो है, अगेन एंशियंट काल में इंडिया में ये दोनों एक तरह से सलाहकार समिति थी राज का चलाने के लिए। जो राजा होते थे उनको सभा, जो कि बहुत छोटी और बहुत पावरफुल होती थी, और समिति जो एक जनरल काउंसिल थी, वो सलाह देती थी। इसकी मतलब एक तरह से ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन मोनार्की, तो इसकी भी चर्चा है। देन राज्य और राष्ट्र का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें पता है आज हम लोग कहते हैं नेशन और स्टेट, तो नेशन को यदि आप थोड़ा रफली इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे तो राष्ट्र है, और स्टेट को देखेंगे तो राज्य है। तो राज्य और राष्ट्र का क्या कॉन्सेप्ट है, एंशियंट इंडिया, ये सारे एंशियंट इंडिया के थॉट हैं। और फिर जो हिंदू में वर्णा और जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और उससे कैसे जो है हम जुड़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है, अब तो पॉलिटिक्स पे भी इसका असर पड़ता है। तो ये जो है थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है कि इसमें बहुत ऑब्सक्यूर टॉपिक हैं, मतलब बहुत पुराने हिंदू पॉलिटिकल थॉट हैं इसमें, जो बहुत जगह आपको मिलते नहीं है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये जो पेपर है कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये एक तरह से हिस्टोरिकल है, एक हिस्टोरिकल एंड देन पॉलिटिकल अकाउंट है हमारे, हम कैसे कॉलोनी बने, फिर कैसे हमने लड़ाई की और कैसे हम स्वतंत्र हुए, और उसका जो डिफरेंट जो उसमें नेशनलिज्म की जो भावना आई लड़ते लड़ते अंग्रेजों से, उसकी जो डिफरेंट धाराएं हैं, करेंट्स है, उस पर चर्चा है। तो इसमें जो है कॉलोनिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म क्या होता है, इंडिया में जो कॉलोनियल रूल हुए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या अच्छी बातें हुई, क्या बुरी बातें हुई, फिर कैसे हम लोगों ने रिवोल्ट किया पहला जो 1857 में, उसका क्या असर पड़ा, और फिर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई उसके डिफरेंट फेजेज और उसके डिफरेंट करेंट्स एंड ऑल, और फिर सोशल मूवमेंट भी जुड़ गया। आपको पता है कि पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल, वर्कर वुमेन, वो सब भी नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट बन गया, तो उन सब के बारे में भी इसमें पढ़नी है। अब आइए कि मतलब कहाँ से पढ़नी है, ये कई स्टूडेंट को रहता है कि सर क्या बुक्स होंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, और कैसे पढ़ें। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। इसको मैंने 2 स्लाइड में रखा है। देखिए, सबसे जो आपके लिए जो रिकमेंडेड है वो है रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको भी रीडिंग लिस्ट मिलेगी। ये इसको कई स्टूडेंट बहुत ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं बस ये सिलेबस है। देखिए सिलेबस है, लेकिन उसके नीचे में आपको बताया गया है कि उस ऑल सिलेबस में जो थीम है उसको कहां से पढ़ना है, उसको हम रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट कहते हैं। मैं ये मानता हूं कि इसकी इनकी जो पहले की सीबीसीएस की रीडिंग लिस्ट थी वो बेहतर थी, अभी जो इन्होंने बनाया है वो थोड़ा सा कम बेहतर है। एक तो कम मेहनत की गई है, मुझे फील होता है, मैं डीयू की बात कर रहा हूं, और कई जगह पूरा उन्होंने बुक दे दिया है, ठीक से बताया नहीं है कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये थोड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी उसमें कई अच्छी बातें हैं और कई आर्टिकल बहुत अच्छे हैं जो आसानी से आप समझ में आ जाएगी। थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि वो आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट किताब के चैप्टर होते हैं, तो आपको लगेगा कि आप एक अलग से पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1-2 बार पढ़ने से समझ में आ जाएगी। तो पहला जो आपको रिसोर्स है वो रीडिंग लिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या आप जिस यूनिवर्सिटी में हो उसके रीडिंग लिस्ट है, रिकमेंडेड रीडिंग है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं
तो आपको पूरी की पूरी रीडिंग लिस्ट की फोटो कॉपी कई जगह मिल जाती है। अभी ऑफिशियल तो मैं नहीं कहता, लेकिन अनऑफिशियली मुझे बताया गया है कि कई फोटो कॉपी वाले हैं, जीरोक्स वाले हैं, जो हिंदू कॉलेज के सामने उमने रहते हैं, वो लाइब्रेरी से जो है बच्चों को बहुत कम कीमत पे जो है 800 900 1000 रुपये में वो आपको मटेरियल दे देते हैं, जो कि हजारों रुपए में आपको नहीं मिलेगा। तो उसका फ़ायदा उठाइए, उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन भी यदि आप सर्च करेंगे तो मैंने देखा है करीब तकरीबन 60% जो रीडिंग रिकमेंडेड रीडिंग है वो आप गूगल में कॉपी पेस्ट करके दीजिए, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आपको कहीं कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। लेकिन 40% नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अच्छा है कि आपको खरीद लें। देन बुक पे आइए। बुक में आपके यहाँ 3 है, मैं केवल अभी 3 ले रहा हूँ, अभी दूसरे सेमेस्टर के लिए बारे में बाद में बात करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में तो बहुत सारे बुक मैंने दिए हैं, लेकिन आप ये पढ़िए, सबसे आसान है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गौबा। और एक चैप्टर इसका जरूर पढ़ लीजिए, एंड्रयू हेवर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो जरूर पढ़िए, उसमें है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, और थोड़ा अप्रोचेज भी आगे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक तो ब्रेड एंड बटर बुक है, उसको पढ़िए। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में केवल एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, ओपी गौबा का पढ़िए, आपको काम चल जाएगा। देन कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म में आपको एक बुक से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिपिन चंद्रा की जो 2 बुक है वो काफ़ी आपके लिए होना चाहिए। बाकी तो आपको नेट से ही पढ़ना पड़ेगा या इधर उधर से ही पढ़नी पड़ेगी रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट से। अब आइए कि बुक के अलावा और जो रीडिंग लिस्ट के अलावा और क्या मटेरियल है जो आपको हेल्प करती है। इसमें सबसे जो अच्छी मटेरियल मुझे लगती है वो है इग्नू की स्टडी मटेरियल, जो कि फ्रीली नेट पे अवेलेबल है, एक पैसा खर्च नहीं करना है, और वो उसके लिए साइट है egyancourse.ac.in। और इसमें जैसे एनसीईआरटी की 100% बुक फ्री है, वैसे ही ई ज्ञान कोर्स मतलब इस इग्नू की हर बुक फ्री है। कैसे सर्च करें? जैसे आपको मान लीजिए पढ़ना है कौटिल्य, तो आप बस लिखिए कौटिल्य और ई ज्ञान कोर्स, ये आप गूगल में लिखिए और आपको देखिए आपको पहला ही आ जाएगा यूनिट 1 यूनिट 2, और उसको क्लिक कीजिए, आपको वो किताब खुल जाएगी, वो चैप्टर खुल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी थीम आपको पढ़ना है उस थीम को पहले सर्च कर लीजिए ई ज्ञान कोर्स पे, यदि है तो आपको सबसे अच्छी एक मटेरियल मिल जाती है बुक के फॉर्म में, क्योंकि वो काफ़ी बुक से उन्होंने रिसर्च करके लिखा हुआ और कम में लिखा हुआ है। देन सेकेंड जो आपका रिसोर्स है वो भी फ्री है, जे स्टोर आर्टिकल है। पहले ये फ्री नहीं था, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते थे। जे स्टोर एक ऑनलाइन जर्नल साइट है जो हजारों लाखों बेस्ट आर्टिकल को इकट्ठा करता है और आपको फ्री पढ़ाता है, एक महीने में 100। तो ये तो काफ़ी है 100 आर्टिकल, लेकिन इसके लिए आपको एक गूगल का जो है एक अकाउंट बना लीजिए जो जीमेल वाली है, बस उससे लॉगिन कर लीजिए और आप ऑनलाइन जा करके इस साइट पे आपको सर्च करनी है। अगेन जैसे आपको पढ़नी है कौटिल्य, तो आप लिखिए कौटिल्य और आप यहाँ पे लिखेंगे जे स्टोर आर्टिकल, गूगल में जे स्टोर आर्टिकल, और जस्ट आप देखिएगा कितने सारे आर्टिकल आपको 8-10 आर्टिकल मिलेंगे। कोई एक देख लीजिए या आप सबको जा जाके सिनॉप्सिस पढ़ लीजिए, उसकी जो समरी होती है, और फिर आपको जो अच्छा लगे उसको आप पढ़ें। तो 2 मैंने आपको फ्री बताया, ई ज्ञान कोर्स और जे स्टोर। और तीसरा जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, आपको पता है आपके सीनियर्स ने कहा होगा, वो है मेरे चैनल पे पॉल साइंस हेल्प वीडियो लेक्चर्स। और आप फॉर्चुनेट हो क्योंकि पिछली बार तो बहुत स्ट्रगल था, मेरे पास टाइम नहीं थी, तो मैंने वीडियो निकाला था करीब 90%, लेकिन 10% छूट गए थे। इस बार जो 10% पे मैं डाल दूंगा, वो भी जो है CNI में छूटे हुए थे, मतलब कोलोनाइजेशन एंड नेशनलिज्म इन इंडिया में। बाकी मैंने पूरा कर दिया था, जो पॉलिटिकल थ्योरी और IPT मैंने किया था, तो उसको जाके पढ़िए। वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरह रिसर्च है। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने किया है, मैंने जे स्टोर आर्टिकल से भी पढ़ा है, इग्नू से भी पढ़ा है, रीडिंग मटेरियल से भी पढ़ा है, और फिर जो मुझे समझ में आया है उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसलिए आपको यदि इस वीडियो को आप 6 से 7 बार देखते हो, इससे कम देखने पे कुछ नहीं होगा, और फिर आप मनन करते हो, आंख बंद करके सोचते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ते हो, फ्लैश आउट करते हो, तो आपको वंडरफुल जो है इससे एडवांटेज होगा, जो जैसे आपके सीनियर्स को हुआ है। यहाँ फाइनल जो आपको रिसोर्सेज है जो आपके लिए सबसे आसान लाइफ बना देता है, वो है पॉल साइंस हेल्प की सेमेस्टर एग्जाम गाइड। उस पर मैं वर्क करूँगा, अभी मैंने शुरू नहीं किया। आपकी एग्ज़ाम दिसंबर में होगी, तो मेरा ये इरादा है कि शायद नवंबर में हम इस पर वर्क करेंगे और आपको एग्जामिनेशन गाइड हम लाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, यदि ये मैं ले आ पाता हूँ, सेकेंड सेमेस्टर के मैं लाया था, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर तो आप इसको 6 से 7 बार बस रिवाइज कर लो और ऑलमोस्ट आप सभी आंसर जवाब जो है दे पाओगे, बिना और कुछ पढ़े हुए भी दे पाओगे।
इसमें इतनी ताकत है, क्योंकि वो वेल रिसर्च्ड होगी और इस वीडियो पे भी आधारित होगी। सो ये रिसोर्सेज है, बिल्कुल घबराना नहीं है, काफ़ी रिसोर्स आपके पास हैं, और ये दोनों तो पॉल साइंस हेल्प आपको हर तरीके से हेल्प कर देता है। अब फाइनली आइए कि क्या हमें जो है स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आपको एज ए स्टूडेंट। आप अभी कोई बिहार से आए हो, कोई यूपी से, कोई साउथ इंडिया से, कोई वेस्ट इंडिया से, होमसिक भी आप फील कर रहे हो, जिसके चलते मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट ने कहा। लेकिन आपको एक लंबा रास्ता तय करना है। आप एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आए हो, बहुत अच्छा करके CUET UG में, और आपकी तमन्ना होगी, कोई IAS बनने के लिए आया है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करना चाहता है, कोई मैनेजमेंट करना चाहता है, कोई रिसर्च करके रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता है, कोई फॉरेन जाना चाहता है, एंड ऑल कोई जॉब करना चाहता है, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है कि अपने को कंफर्टेबल करो। मैंने ये लिखा भी नहीं है, जहां रह रहे हो, PG में या हॉस्टल में, पहले तो, क्योंकि यदि आप यहीं पे कंफर्टेबल नहीं हो, खाना पीने का ठीक से नहीं, बीमार पड़ जाओगे। खुश रहना सीखो, दोस्त बनाओ सोच समझ करके, जो अभी दोस्त बनेंगे लाइफ लॉन्ग रहेंगे। देन सेकेंड है कि प्यार डेवलप करो पॉलिटिकल साइंस से। हो सकता है आपने जबरदस्ती ले लिया, आपको पॉलिटिकल साइंस से कोई नाता नहीं। मेरी सलाह है कि यदि ऐसा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, डोमेन चेंज कर लो। आप नहीं तो मास्टर्स में तो कर ही सकते हो। जब तक आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं है, यदि आपने गलती से ले लिया है, तो डियर स्टूडेंट याद रखो, आपको बहुत बहुत मुसीबत होने वाली है। नहीं तो उसे डेवलप करो। इट्स जस्ट लाइक कि यदि आपने लव मैरिज किया है तो फाइन, यदि अरेंज मैरिज किया है, गलती से किया है, तो जो पार्टनर है उसी से प्यार करना सीखो। वही मैं कह रहा हूं। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस चुन के लिया है, तब तो जरूर ही आपको उससे प्यार होगा, पैशनेट होगे। नहीं, यदि आपने इसलिए ले लिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो डेवलप कर लो एफिनिटी। देन सेकेंड स्ट्रेटजी है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ये अभी समय है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की। बाद में कभी ये मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, अभी भी वो पछता रहे हैं। टाइम में आप वापस नहीं जा सकते हो, अभी आपके पास एनफ समय है। तो आप जो है बी अहेड ऑन लर्निंग कर्व। इसका मतलब क्या होता है कि एक लर्निंग कर्व होती है, आपको यहां पहुंचना है मास्टर तक में या PhD तक में। कोई बच्चा जो है वो 1 साल में यहाँ है, 2 साल में यहाँ, आप यहाँ रहो, 6 महीने में यहाँ रहो, 1 साल में यहाँ रहो, आगे आगे चलो। कैसे ये होगा? इसके लिए जरूरी है कि अभी किताबें पढ़ो, किताब पढ़ने की आदत डालो। OP गौबा की मैंने बुक कही है, उसको पढ़ो। आप जे स्टोर के आर्टिकल पढ़ो। अभी जो है बहुत डायरेक्ट जंप मत करो कि मैं वीडियो देख लूंगा, गाइड पढ़ लूंगा और हो जाएगी। यदि आप उस तरीके से क्विक बिट में करते हो, तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। अभी बेस बनाओ, जब एग्जामिनेशन करीब आ जाए तब जो है वीडियो देखो, आप एग्जाम गाइड पढ़ो और जल्दी से कर लो। लेकिन अभी बुक पढ़ो, कुछ महीने बुक पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, जे स्टोर की अदर आर्टिकल्स भी फ्री नेट पे अवेलेबल है, उसको पढ़िए। एंड DU की जो रिकमेंडेड रीडिंग है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। मेहनत लगेगी, कई बार आप नहीं समझेंगे, लेकिन उसको ट्राई कीजिए। एंड देन पॉल साइंस हेल्प का जो थीम वाइज वीडियो लेक्चर है, वो एकदम आपके लिए गोल्ड है। उसको कई बार पढ़िए, आपको काफी क्लियर होगा। इन सब के बेसिस पे ही बनाया गया है। देन थर्ड स्ट्रेटजी है रिवाइज कीजिए। रिवीजन के बगैर कुछ नहीं होता। आपको पता है कहावत की, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो ये अभ्यास का है कि पत्थर पे भी निशान एक रस्सी जैसी कमजोर मुलायम चीज डाल सकती है अभ्यास से। तो ये क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नोट बनाएं। खुद का नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात आप समझते हैं जल्दी जल्दी, तो आप टाइप कर सकते हैं, मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, या हाथ से लिख सकते हैं। उसको बनाइए। जो मेरी एग्जाम गाइड है, उसके बगल में भी अपनी नोट आप लिख सकते हैं। उसी में आप जो है इंप्रूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। एंड देन जो एग्जाम गाइड मेरी है, उसको मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स जो है पढ़िए, तब रिवीजन होता है, तब रसरी आवत जात पे। एक बार क्या कभी सिल पे निशान पड़ती है? हजारों बार में पड़ती है। आपको भी कई बार करनी होगी, तब दिमाग में जो है आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, दोनों मेमोरी भी और कॉन्सेप्ट भी। एंड फाइनली मैं कहूंगा केवल पॉलिटिकल साइंस तक सीमित मत रहिए डियर स्टूडेंट। आप जो है लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। यहां मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस की। इसको खरीदिए। मेरी लाइफ इससे बदली है, कई लोगों की बदली है, आपकी भी बदलेगी। इसमें जिस तरीके से इंग्लिश वोकेबलरी बताया गया है, वो यूनिक है। उसको पढ़िए, 1 महीने के अंदर खत्म कीजिए। आप देखिए कि आपको बोलने में कितनी आसानी होती है। इंग्लिश बोलने में, सीखने में, पढ़ने में बहुत आसानी होगी।
इसके साथ में वर्ड पावर मेड इजी के साथ आप क्या कीजिए कि इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़िए, और कभी भी कोई वर्ड यदि आपको लगे कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो इमीडिएट अपने मोबाइल पे उसका डिक्शनरी देखिए, तभी वो आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, बाद कभी नहीं आता है। और कई बार तो अपने एक वोकेबलरी करके नोट बनाइए, उसमें वो न्यू वर्ड को लिख लीजिए, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिख लीजिए नेट पे जाके, और उसको दिमाग में कई बार लाइए। यदि मेट्रो में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, सोचिए कि मैंने क्या नया वर्ड एक पिछले वीक में सीखा है, 5-6, और उसका कैसे कैसे यूज होता है, जब दिमाग में लाइए। देखिए आप और लोगों से लर्निंग कर्व में कहां चले जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल में। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक हैं। उसमें एक बुक है बोर्न टू विन, इसने भी जो है मेरी लाइफ को बदलने में हेल्प किया है। आपको भी मैं कह रहा हूँ, मूरियल जेम्स की है, नेट पे शायद अब फ्रीली अवेलेबल हो या बहुत कम पैसे में आप खरीद सकते हैं, किंडल वर्जन है नोट। इसको पढ़ के और इसको समझ के आपको ये लगेगा कि बातचीत कैसे की जाती है। जब कोई फ्रेंड को आप कहते हैं चलो सिनेमा, और वो कहता है कि आज मुझे पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो एक्चुअली ये नहीं कह रहा है कि मुझे पढ़ना है, शायद वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि आई डोंट लाइक यू, प्लीज डोंट ट्राई टू जेल विथ मी। अब ये चीज जो है, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी यदि आप साइकोलॉजिकल वे में समझोगे कि कोई आदमी जब बोलता है तो उसके पीछे क्या होता है, कहां से वो बोल रहा है। ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस बुक में डिस्कस की गई है। देन आपको यदि लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको आईएएस करनी है, पीसीएस करनी है, यूजीसी नेट करनी है, सीयूईटी पीजी करनी, कुछ भी करनी है, आपको अपना एक ओवरऑल जो है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, एटलीस्ट एक दो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। फाइनेंस की यदि पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। और एक जनरल पढ़िए, उसके एडिटोरियल को पढ़िए। ये सब न्यूज़ पर ज़्यादा मत फोकस कीजिए कि यहाँ मारपीट हो गई, वहाँ वो भाषण दिया, पॉलिटिक्स एंड ऑल, कुछ नहीं। यहाँ पे ये इलेक्शन जीता, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसके एडिटोरियल पेज को पढ़िए, वहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं पढ़िए, फॉरेन न्यूज़ वाले पेज पे पढ़िए, और जो टेक्नोलॉजी पेज है उस पर पढ़िए, और उसी से आपको जो है बहुत ज्ञान मिलेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ वहाँ पे भी जो नए वर्ड मिलते हैं वोकेबलरी, उसको फिर जा करके देखिए, अपनी वोकेबलरी बिल्ड कीजिए। और आपको डीयू में बहुत मौका मिलता है, आप डिबेट एंड क्विज में भाग लीजिए। कोई भी टॉपिक हो उस पर अपनी बात कहिए, पोलाइटली बट फोर्सफुली लर्न कीजिए कैसे डिबेट होती है, कैसे क्विज होती है, कैसे एक्सटेम्पोरे होती है। अपने हॉस्टल में ग्रुप बनाइए, हम लोगों ने बनाई थी, और आपस में डिबेट कीजिए, आपस में जो है एक्सटेम्पोरे कीजिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। डियर स्टूडेंट, मैं जो ये कह रहा हूँ ना, ये आपको समझ लीजिए कि टोटल यदि आपके पर्सनैलिटी में 100 मान लीजिए कि यूनिट हैं, तो ये 60 जो है वो यहाँ है, और केवल 40 जो है वो पढ़ाई में है। तो आप इस पे यदि ध्यान नहीं दोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। चाहे आप कोई इंटरव्यू देने जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर की, या आईएएस का देने जाओ, इवन जॉब मिलने के बाद आपका जॉब लैडर में कैसे बढ़ोगे, आप लाइफ को कैसे एंजॉय करोगे, ये सब यहाँ पे है। इस पे पूरा फोकस करो। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड थैंक्स दैट स्टूडेंट जिन्होंने कि होम सिक की बात कह के मुझे प्रेरित किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो आप होम सिक मत हो, कोई मत हो, खूब इंजॉय करो, इस वीडियो को देखो, और ये रियलाइज करो कि सर हैं, मैं तो पूरी मेहनत करूंगा ही, लेकिन सर भी मेरे साथ में हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो सबको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सबको बताओ कि सर की वीडियो देखो। और जब मैं गाइड निकालता हूं तो यहाँ पे आपको गाइड मिलेगी, अभी से जान लो, कुछ कुछ अभी से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर्स की है वहाँ पे, पुरानी गाइड है, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत उसमें मसाला है जो कि आपको हेल्प कर सकती है। और इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ट्विटर पे फॉलो करो, आपको बहुत सारे मैसेज मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ अभी कम से कम बहुत सारे हजारों स्टूडेंट हैं, आप भी उसमें से एक बनो। आपको वहाँ पे मैं हमेशा न्यूज़ फ्लैश करता हूँ। आप ईमेल मुझे कर सकते हो, रोज़ मुझे ईमेल मिलते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। और ये वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहाँ भी आपको काफ़ी मटेरियल फ्री मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, 1 सितंबर आने दो, और फिर उसमें कुछ कुछ जो बचे हुए चैप्टर हैं वो आपको मैं सीएनआई का करवा दूंगा। और नवंबर आने दो तो फिर एग्ज़ाम गाइड भी आपके लिए बनेगी। तब तक के लिए विदा।